आर्यन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज के 8 को आज कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको हम आर्टिकल 14 बताएंगे, जो रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आप इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखें पॉइंट टू पॉइंट, आपको हम बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल 14 समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर आर्टिकल 14 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस आर्टिकल 14 को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आर्टिकल 14 में सबसे पहले हम अगर बात करें, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं आर्टिकल 14 टू 18 अगर देखते हैं तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जिसमें इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जितने भी भारत के नागरिक होंगे ना, सबको क्या मिलेगा अधिकार, किसका मिलेगा? इक्वालिटी का अधिकार मिलेगा, समता का अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 14 जनरली कहता क्या, वो देखिए। आर्टिकल 40 डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि स्टेट्स जो होंगे, स्टेट क्या नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति को, किस चीज़ के लिए? टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष एक समान, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून से उसका सभी को एक समान सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। किसके अंतर्गत? विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, आप ये स्टेट टर्म, आप इससे पहले मैंने आर्टिकल 12 आपको पढ़ाया था, आप पिछला सीरीज में जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ आर्टिकल 12 में स्टेट टर्म बताया गया था, वही स्टेट टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब आगे देखते हैं, जब आर्टिकल 14 हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको कीवर्ड को आप समझ लीजिए तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक टर्म आया स्टेट, तो स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइंड है, जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि स्टेट किसको कहेंगे। पार्लियामेंट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट के जितने ऑर्गेनाइजेशन है या किसी एक्ट स्टेट्यूट के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश किया गया, उसको क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट का आया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब एक समान होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जितने भी व्यक्ति को क्या होगा, सुरक्षा प्रदान एक समान किया जाएगा कानून के समक्ष में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहाँ पर किया जाएगा उसको, कहाँ पे इसकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी? भारत क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और क्या बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लिश ओरिजिन, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये इंग्लिश ओरिजिन है। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इस कंसेप्ट को लिया गया। आइए आप आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ। अच्छा, रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं? कानून का शासन। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में कानून का शासन नहीं हुआ करता था। पहले के काल में क्या हुआ करता था? राजा का शासन हुआ करता था, राजा जो बोलता था वही कानून हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, जो कानून में लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग शासन होगा। यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ क्या है? कानून का शासन है। ठीक, तो देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आपको डील करके बता रहे हैं। द गारंटी ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट डाइसी कॉल्स द रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के इंग्लैंड में, मतलब उन्होंने अपनी किताब में बहुत अच्छी बात कही। उनका ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, उसको हम समझते हैं। उन्होंने क्या कहा देखिए, इट मीन्स डैट नो मैन इज अबव द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एंड डैट एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, वाट एवर बी हिज रैंक, उसका क्या रैंक है, वो कौन है, वो अफसर है, वो प्रधानमंत्री है, वो मिनिस्टर्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। वाट एवर ही हिज रैंक और कंडीशंस इज सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। वो व्यक्ति जो भी होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो क्या बोलते डीएम हो या एसपी हो, सारे व्यक्ति किसके समान होंगे? कानून के एक समान होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं देखिए, डाइसी ने अपने किताब में क्या लिखा? एवरी ऑफिशियल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू कांस्टेबल। डाइसी ने अपने किताब में क्या लिखा कि एवरी ऑफिशियल पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कांस्टेबल क्यों ना हो, और एक कलेक्टर ऑफ ए टैक्सेस इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन एज
एनी अदर पर्सन। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलती करता है तो उसको कानून के समान एक समक्ष समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अगर क्या बोलते हैं कि कोई अफसर है तो उसको अलग तरीके से उसके कानून का ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको किसी प्रकार की सज़ा नहीं होगी, उसके लिए अलग सा कोई कोर्ट का प्रोविज़न चलेगा, ऐसा नहीं है। उसको कानून के समय समक्ष एक समान होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है। रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू हार्श। रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है, उसका क्या रिक्वायरमेंट बता रहा है कि क्या बोलते हैं, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू हार्श, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, अनसिविलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट एवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू सिक्योरिंग ऑफ द पैरामाउंट एक्सचेंजेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जितने भी होंगे कानून के समक्ष एक समान होंगे, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कानून के समक्ष उसको एक समान समझा जाएगा। आप यहाँ पे एक टर्म आया रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। डायसी ने रूल ऑफ लॉ में 3 कंसेप्ट, उन्होंने 3 बातें कही। वो इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे लॉ क्या होगा, सुप्रीम होगा, सबसे ऊपर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगर कोई भी व्यक्ति होंगे जो भारत के जितने भी सिटीजन्स होंगे सब कानून के समक्ष एक समान होंगे। और तीसरा पॉइंट्स क्या है रूल ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम दी ऑर्डिनरी लॉ। हमारा जो भारतीय संविधान है ना, कहाँ से ऑरिजिनेट्स हुआ, जो ऑर्डिनरी लॉ थे, कुछ कानून पहले था, उससे कंसेप्ट वगैरह हमारे इसमें लिया गया। ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। ये 3 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ में ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आप रूल ऑफ लॉ का कुछ एक्सेप्शंस है, हर एक जनरल रूल का एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो फर्स्टली क्या है वो देख लीजिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ डज नॉट मीन दैट पावर ऑफ ए प्राइवेट पर्सन आर सेम एज द पावर ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ में, कि कोई भी प्राइवेट पर्सन है ना, उसका क्या बोलते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होगा उसका सेम पावर नहीं होगा। ऐसा मतलब नहीं कि आप कहेंगे कि कानून के समक्ष एक समान है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है तो उसको क्या है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार है, तो क्या किसी प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट करने का अधिकार हम दे देंगे क्या? यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं आएगी, ये आप याद रखिएगा। ये फर्स्टली क्या है, एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। दूसरा एक्सेप्शन में क्या है, द रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स। और सेकेंडली क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ समुदाय हैं जिनको एक स्पेशल एक्ट से, स्पेशल रूल से गवर्न किया जाता है। आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये एडवोकेट एक्ट हुआ या फिर क्या बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, इससे इनको क्यों गवर्न किया जा रहा है, यहाँ तो हमारा भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पे कानून के समक्ष हम एक समान नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि स्पेशल क्लास के लोग हैं, उनको स्पेशल रूल्स के तहत उसको ट्रीट किया जाएगा। जैसे आर्मी हुए, उनको आर्मी एक्ट से गवर्न किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स हुए, उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न किया जाता है। जैसे एडवोकेट हुए, उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा उनको गवर्न किया जाता है। ये यहाँ पे उनके लिए क्या है, स्पेशल रूल्स है, और वो क्या है, पार्टिकुलर पर्सन है। यहाँ पे आपका क्या ये नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेट हो गया, आर्टिकल 14 का वायलेट हो गया। ठीक है, ये दूसरा एक्सेप्शन है। तीसरा देखते हैं। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, मिनिस्टर एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज। कुछ मिनिस्टर्स हैं या एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्टर्स आ रहा है उसके लिए बहुत सारे फोर्स का इंतजाम किया गया, उसके आगे पीछे पुलिस है, उनको कुछ गार्ड दिए जाते हैं, आप वहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं हम भी तो, हमको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ का क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, फोर्थली एक्सेप्शन देखते हैं, वो क्या है, सर्टेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर गवर्न बाय द स्पेशल रूल इन देयर प्रोफेशन। कुछ समुदाय के लोग हैं समाज में जिनको स्पेशल रूल्स के तहत उनको क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है उनके प्रोफेशंस में। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल्स में बताया था, एडवोकेट, तो एडवोकेट को एडवोकेट एक्ट से गवर्न किया जाता है। डॉक्टर्स हुए, डॉक्टर्स को एमसीआई के तहत, मेडिकल काउंसिल ऑफ के तहत उनको क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। और पुलिस है, उनके लिए पुलिस एक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था, टोटली फोर्थ पॉइंट जो आपको मैंने बताया, ये रूल ऑफ लॉ का क्या है, एक्सेप्शन है। अब देखिए, एक नोट में एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए आप। 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसमें आर्टिकल 31C ऐड किया गया था, किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा कोई लॉ बना करके। किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंटेशन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन क्लाउज बी और क्लाउज सी ऑफ आर्टिकल 39 कैनॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड डेट दे आर वायलेटिव आर्टिकल 14। स्टेट ने क्या किया, कुछ 42 अमेंडमेंट करके 1976 में आर्टिकल 39 में कुछ नए क्लास को जोड़ा गया। किस चीज़ के लिए, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ आर्टिकल्स को जोड़ा। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जाकर के उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये 42 अमेंडमेंट में हुआ था। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष क्या होगा, सबको एक समान सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसको देखते हैं। इट इम्पोजेस ए ड्यूटी ऑन दी स्टेट, ये स्टेट पे क्या गया, ड्यूटी इम्पोज किया गया, उनको ड्यूटी दिया गया है टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट द गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ए पीपल इज फॉलोड। कि स्टेट को क्या ड्यूटी इम्पोज किया गया है कि वो हर एक नेसेसरी स्टेप उठाए और क्या करे, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को, जो उन्होंने गारंटी दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को, उनको क्या करे, इक्वल ट्रीटमेंट दे जो समाज में लोग हैं। लाइक पीपल बिंग treated alike followed under this rule, and another important point, this rule is that unlike should not be treated alike। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति है अगर विकलांग है तो उनको विकलांग की तरह ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई व्यक्ति अच्छे हैं तो उनको अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि महिलाओं को रेलवे काउंटर पे टिकट बहुत आसानी से मिल जाता है, अब वहाँ पे हम कहेंगे कि नहीं, महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वहां पे ये क्या होगा, हमारा ये इक्वल, ये क्या बोलते हैं, लागू नहीं होगा, ठीक है। Thus, even if people who are under different position or circumstances are governed by the same rule, then it will also be a negative effect on the rule of equality। अगर मान लीजिए कुछ अलग अलग तरीके के लोग हैं, जैसे कोई विकलांग है, उस पर अगर सेम रूल अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा रूल ऑफ इक्वालिटी का, यहाँ पे समानता की बात नहीं होगी। अब आगे देखते हैं नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। द रूल ऑफ लॉ embodied in आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, hence it cannot be destroyed even by amendment of the constitution under article 368 of the constitution। ये जो क्या है, एक बेसिक फीचर्स भी है, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। देखिए आर्टिकल 14 में एक टर्म आता है, दी वर्ड एनी पर्सन इन आर्टिकल 14। आप जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे टर्म क्या आता है, एनी पर्सन। तो यहाँ पे एनी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कंपनी, एसोसिएशन। अब यहाँ पे नेचुरल और लीगल पर्सन दोनों की बात होती है। एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे नेचुरल लीगल पर्सन दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एक केस लॉ है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें देखिए ये केस लॉ का क्या नाम था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो थर्ड जेंडर थे, जिनको हम हिजरा कहते हैं, थर्ड जेंडर को इस केस में मान्यता प्राप्त हुआ था और इनको क्या क्या फ़ायदा मिला, रिजर्वेशन इन केस ऑफ एडमिशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। तो इनको क्या क्या फ़ायदा मिला, थर्ड जेंडर का प्रोविजन आ गया। पहले आप देखो कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे ना, तो उस पर जेंडर आता होगा मेल फीमेल, लेकिन अब अगर किसी आप क्या बोलते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। ये इस चीज़ को आप देखिएगा, वहाँ पे आपको ये दिखेगा। ये किस केस में डिसीजन हुआ था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में थर्ड जेंडर को मान्यता प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं आर्टिकल 14 समझाने की कोशिश किया हूं और आपको बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने समझाया। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उस लेक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।